नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बीएड जो सेकेंड ईयर है उसके सिलेबस के बारे में बात कर ली थी। आज हम विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उन्हीं के क्रम में एस्किमो जनजाति का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो जनजातियां होती हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, विश्व के आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ही कुछ जनजातियां अपना जीवन यापन कर रही हैं। मानव विकास जिस प्रकार से प्रारंभिक समय में मानव जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, उसी प्रकार से अनेक विश्व के जो क्षेत्र हैं उनमें मानव उसी प्रकार से जीवन यापन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि उस मानव के जीवन जो शैली है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आया नहीं है ना। तो ऐसे जो जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया उनको हम क्या कह रहे हैं? जनजातियां कह रहे हैं। एक विद्वान है जीटी तिवारी। विद्वान का नाम क्या है? जीटी तिवारी। ये विद्वान है जीटी तिवारी। इन्होंने क्या कहा कि विश्व में दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो वास्य क्षेत्र, एक तो है वास्य क्षेत्र, एक है अवास्य क्षेत्र। वास्य क्षेत्र और एक अवास्य क्षेत्र। वास्य क्षेत्र मतलब एक्यूमेन एरिया और अवास्य क्षेत्र मतलब नॉन एक्यूमेन एरिया। और इनके अनुसार तिवारी महोदय के अनुसार जो आपका अवास्य क्षेत्र है वो संपूर्ण पृथ्वी की सतह पर या यूं कहें संपूर्ण ग्लोब पर 70% है। 70% भूभाग ऐसा है वर्तमान में जिसके ऊपर या यूं कहें जिसके ऊपर जनसंख्या निरंतर निवास करती है। जल शून्य क्षेत्र कह सकते हैं, निर्जन प्राय क्षेत्र उस भाग को हम कह सकते हैं। तो उस भाग के ऊपर ही आपकी जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। उस भाग के ऊपर ही आपकी जनजातियां निवास करती हैं जो आदिम प्रकार का जीवन यापन कर रही हैं, जिनके जीने के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही प्राचीनतम प्रकार के हैं, परंपरागत प्रकार के हैं, है ना। तो उनकी हम बात कर रहे हैं। अब वास्तव में जनजातियों के लिए वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे विश्व की मुख्यतः जनजातियां निवास करती हैं? उन जनजातियों में अगर हम एक बात करते हैं तो एक तो क्या होंगे? ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, जो शीत क्षेत्र है। दोनों जो पोलर एरिया जो है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो उन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जनजातियां निवास कर रही है। एक तो ये बात हो गई। जो हिमाच्छादित क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ हमेशा जो बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र है उनमें भी ये जनजातियां निवास कर रही है। शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। साथ में दूसरा जो है उष्ण और शुष्क प्रकार के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें ये जनजातियां निवास कर रही हैं। और जो विश्व तरीके जो घने जंगल वाले जो क्षेत्र हैं, निर्जन जो प्राय मुख्यतः जो वन वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये जनजातियां निवास कर रही हैं। उसके बाद में जो पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उनमें भी ये जनजातियां निवास करती हैं। तो ये मुख्यतः जनजातियां उन क्षेत्रों में निवास कर रही हैं। अब देखिए, बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो जनजातियां होती हैं वो एक जैविक समूह को प्रदर्शित नहीं करती हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो समूह होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसी संदर्भ में एक विद्वान है ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने क्या कहा है? ग्रिफिथ टेलर जो महोदय है इन्होंने जनजातियों को लेकर के एक चीज कही। मतलब क्या कहा? इन्होंने जनजातियों को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। प्रजातियां जो होती हैं वो नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता। ये स्टेटमेंट है ग्रिफिथ टेलर महोदय का, जो ऑस्ट्रेलियन मूल के अमेरिकन भूगोल नेता है। ग्रिफिथ टेलर महोदय प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। उन्होंने प्रजातियों को लेकर के ये लाइन कही है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? जनजातियों की। और जनजातियों में हमने सिलेबस में देखा है कि बहुत सारी जनजातियां हैं।
विश्व स्तर पर देखते हैं तो बहुत सारी जनजातियां हैं जो आज भी आदि प्रकार का जीवन यापन कर रही हैं। इन जनजातियों में आज हम एक जनजाति का अध्ययन करेंगे। अगर वैसे हम और संपूर्ण पृथ्वी या ग्लोब के ऊपर जनजातियों के वितरण क्षेत्र को लेकर के बात करते हैं तो देखिए हम एक एक को लेकर के अब शीत जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनमें तो एस्किमो जनजाति निवास करती है। शीत जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनमें तो एस्किमो जनजाति निवास करती है। अगर हम विषुवतरेखीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में विषुवतरेखीय जो क्षेत्र है उनमें एक तो आपकी पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन में निवास करती है, पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति है। सेमांग और सकाई जनजाति है। ये जनजातियां मुख्यतः यहाँ पे निवास करती हैं, मलय प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई, सेमांग और सकाई, ये दोनों जनजातियां मलय प्रायद्वीप में निवास करती हैं। जो मलेशिया जो देश है वो मलय प्रायद्वीप के ऊपर स्थित है, मलेशिया पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप। अगर हम उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो बुशमैन जनजाति उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के जो वन हैं उनकी बात करते हैं तो मसाई जनजाति निवास करती है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मसाई जनजाति जो अबिसिनिया जो प्रायद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप का, उसके ऊपर मुख्यतः या यूं कहें अफ्रीका का जो उच्च पठारी भूभाग है अबिसिनियाई पठार, उसके ऊपर मसाई जनजाति निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी खिरगीज जनजाति निवास करती है। तो ये मुख्यतः ओवरऑल हमने उन भागों की बात कर ली। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय भागों के अलावा शुष्क क्षेत्रों के अलावा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलावा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलावा, शीत ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा, इन क्षेत्रों के अलावा जो दुर्गम पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र है उनकी भी अगर हम बात करें तो वहां पे दुर्गम पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में एक तो देखिए भील जनजाति, भारत में भील जनजाति है, मेरा जनजाति है, नागा जनजाति है, संथाल जनजाति है और गोंड जनजाति। ये जनजातियां मुख्यतः दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं? एस्किमो जनजाति की बात हम कर रहे हैं। तो ये तो हमने विश्व के मुख्यतः इन भागों में जो जनजातियां हैं वो निवास करती है और इस प्रकार का जो भूभाग 70% भूभाग है दीवार का मुद्दे के अनुसार। जनजातियों को पढ़ने का एक सीधा सीधा पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अनुसार आप सभी जनजातियों को पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की।
अब देखिए एस्किमो जनजाति को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्किमो जनजाति का जो ग्रुप फार्मूला है उसकी हम बात कर रहे हैं। सभी जनजातियों को उसी पैटर्न से आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो परिचय आता है, सभी जनजातियों का हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय वाली जो बात होगी, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, सबसे पहले परिचय। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे निवास, निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र उसको लेकर के बात करेंगे। परिचय आ जाएगा, उसके बाद में निवास क्षेत्र। और निवास क्षेत्र अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जनजाति है, अब कोई भी जो जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है, उसके निवास क्षेत्र के आधार पर ही उस जनजाति का जो खाद्य जो सामग्री है वो भी निर्धारित होगी, जलवायु भी निर्धारित होगी, उसकी शारीरिक संरचना कैसी है वो भी निर्धारित होगी, है ना, खान पान, उसके जो आर्थिक स्रोत क्या है, आजीविका के साधन क्या है, वो सब चीजें उसके निवास क्षेत्र से निर्धारित होंगी। तो निवास क्षेत्र अपने आप में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। प्रत्येक जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप होता है, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप को लेकर के हम बात करेंगे तीसरे बिंदु में। चौथा बिंदु जो होता है वो है समाज में संस्कृति। प्रत्येक जनजाति की समाज में संस्कृति होती है। समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति। पांचवें नंबर पर हम किसकी बात करेंगे, वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन। और 6 नंबर पर जो अंतिम बिंदु होगा वो होगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इन बिंदुओं के अंदर हम सब चीजों को पढ़ लेंगे। हमने क्या बात की, एक तो सबसे पहले परिचय को हम देखते हैं, उसके बाद में निवास क्षेत्र को देखते हैं, उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप को देखते हैं, उसके बाद में समाज की संस्कृति, फिर वातावरण समायोजन और अंतिम जो बिंदु होगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखिए हम बात क्या कर रहे थे, समाज और संस्कृति की अगर हम बात करें तो सभी जो जनजातियां होती है ना, सभी जनजातियां जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक जो जगह होती है, विशेष जो क्षेत्र होता है उसमें निवास करती है। और सभ्य समाज से वो काफी दूर होती है, सभ्य समाज से काफी दूर होती है। पूरी तरह से जो जनजातियां होती हैं वो प्रकृति से नियंत्रित होती है। प्रकृति नियंत्रित मानव होता है, कहने का मतलब जनजाति के अंतर्गत प्रकृति से नियंत्रित होती है, नियंत्रित मानव के रूप में होती है। नियंत्रित मानव के रूप में होती है। हम ये कह रहे हैं कि सभ्य समाज के जो लोग होते हैं वो प्रकृति से बहुत दूर होते हैं और पूरी तरह से वो प्रकृति के नियंत्रण में नहीं होते हैं। जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, जनजातियों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और जो जनजातियां होती हैं वो पूरी तरह से प्रकृति से नियंत्रित होती हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृति उनको कंट्रोल में रखती है जनजातियों के लोगों को। और एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण इनकी विशेष संस्कृति होगी, इनकी जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, संस्कृति जो है, अवधारणाएं जो है इनकी, है ना, साथ में रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, वो सब अलग होती है, पूरी तरह से अलग इनकी सभी प्रकार की। क्योंकि वो अलग क्षेत्र में निवास करती हैं तो इनकी सब जो है सांस्कृतिक और सामाजिक जो एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, सभ्य मानव से बहुत ही दूर। क्योंकि आधुनिक समाज से तो ये काफी दूर होती है ना। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले तो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जनजातियों से अच्छा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जनजातियां जो हैं इंपोर्टेंट कौन कौन सी जनजातियां हैं वो हमने लास्ट क्लास में सिलेबस में बात कर रही थी। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस्किमो जनजाति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चाहे आप एस्किमो जनजाति पढ़े, चाहे आप बुशमैन जनजाति पढ़े, चाहे आप किर्गी जनजाति पढ़े, चाहे आप मीणा भील जनजाति पढ़े,
किसी भी प्रकार की जनजाति अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना तो सब इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। सभी जनजातियों के आप परिचय को लेकर के बात करेंगे, सभी जनजातियों के आप निवास क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे, सभी जनजातियों की आर्थिक क्रियाकलाप जो है उनको लेकर के आप बात करेंगे, समाज में संस्कृति को लेकर के बात करेंगे, वातावरण समायोजन उन जनजातियों का कैसा है उसको लेकर के बात करेंगे, आधुनिक संस्कृति संपर्क जो है उसको लेकर के आप बात करेंगे। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलाप जो तीसरा बिंदु है उसमें भी आप 5 कंटेंट होते हैं, इसमें भी 5 बिंदुओं के संदर्भ में आप अध्ययन करते हैं। अब 5 बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो आखेट आता है। सबसे पहले बिंदु किसमें पढ़ रहे हैं आप? आर्थिक क्रियाकलाप के 5 बिंदु होते हैं, उसको सबसे पहले आखेट होता है। उसके बाद में भोजन सामग्री, भोजन सामग्री को लेकर के बात करते हैं। उसके बाद में वस्त्र, वस्तुओं को लेकर के बात करते हैं। उसके बाद में निवास गृह। देखिए मैं एक चीज पहले बता दूं आपको, निवास क्षेत्र वो जगह होती है जहां पे वो जनजाति निवास करती है। कोई भी जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है वो तो निवास क्षेत्र हो गया उस जनजाति का। जबकि निवास गृह के अंतर्गत वो जो अपने आवास जो है, सेटलमेंट जो है वो किस प्रकार से बनाते हैं, कौन सी जो सामग्री है जिससे वो अपना मकान वगैरह जो घर वगैरह जो होते हैं वो बनाते किससे हैं। तो निवास गृह में हम निवास से संबंधित जो सामग्री होगी उसकी भी हम बात करेंगे। तो निवास गृह में सभी प्रकार की जो आवास निर्माण की जो सामग्रियां हैं उनको लेकर के हम बात करते हैं। साथ में जो आपका ये अंतिम जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं शस्त्र में औजार, शस्त्र में औजार। शस्त्र में औजार को लेकर के मतलब 1 नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं? आखेट पढ़ रहे हैं। 2 नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं? भोजन सामग्री पढ़ रहे हैं। 3 नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं? वस्त्र पढ़ रहे हैं। 4 नंबर पर निवास गृह पढ़ रहे हैं और 5 नंबर पर हम शस्त्र में औजार पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको किसी भी जनजाति का अध्ययन करते समय आपको इन सब बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा प्रोफार्मा जब हम किसी भी जनजाति का पता कर लेते हैं तो वर्णन करना, उसके डेस्क्रिप्टिव उसके बारे में लिखना बहुत ही आसान होता है। तो इन बिंदुओं को आप ध्यान कर लेंगे अच्छे से। परिचय है, निवास क्षेत्र है, आर्थिक क्रियाकलाप में हम 5 चीजों के रूप में इसको अध्ययन के रूप में लेते हैं। आखेट, भोजन सामग्री, वस्त्र, निवास गृह, शस्त्र में औजार। किस किस प्रकार के शस्त्र में औजार वो लोग काम में लेते हैं। निवास गृह में जो उनके घर होते हैं वो कौन सी निर्माण सामग्री से निर्मित होते हैं। उसके बाद में जो वस्त्र हैं ये लोगों के वस्त्र किस प्रकार के होते हैं। भोजन सामग्री में वो कौन कौन से खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। आखेट की जो पद्धतियां होती हैं वो कैसी होती हैं। तो मुख्यतः इन बिंदुओं के अनुसार हम किसी भी जनजाति का अध्ययन कर लेते हैं।